साथियों नमस्कार। पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू भाग 4 में आपका स्वागत है। लेखक डेविड जे स्वार्टज ने पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू में अपनी सोच को बड़ा करने के 13 सिद्धांत बतलाए हैं। उन सिद्धांतों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे चौथा सिद्धांत, जिसका नाम है बड़ा कैसे सोचे। जी हाँ, इस सिद्धांत में लेखक ने सोच को बड़ा करने के वे सभी सूक्ष्म सिद्धांत बतलाए हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिसकी हसरत हम अपने जीवन में पाले हुए हैं। चैनल पर पहली बार आया है तो आपसे मेरा दिल से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो और इस ऑडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो लीजिए शुरू करते हैं पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 4, जिसका शीर्षक है बड़ा कैसे सोचे। आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर विश्व में तरक्की का कोई युग है तो वह यही युग है। अब हम अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े कैरियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं मापा जाता, न ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों या पारिवारिक पृष्ठभूमियों के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धि के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह सोचता है मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूं। या जिम जॉन के साथ डेटिंग पर जाना चाहता है, परंतु वह उससे नहीं पूछता, क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है।
जबकि
4 तरीके अति महत्वपूर्ण रूप से बतलाए हैं, जिस क्रम का पहला तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उसे जवाब देते हैं मैं थका हुआ हूँ, मुझे सिर दर्द है, काश कि आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों खराब कर रहे हैं। इसका अभ्यास करें। यह एक बहुत आसान बात है, परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहे बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद, आप कैसे हैं, या कहे बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर कहे कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे और ज़्यादा बड़ा भी। एक ऐसे व्यक्ति बने जो हमेशा बढ़िया महसूस करते हैं, इससे दोस्त बनते हैं। क्रम का दूसरा हिस्सा जो बतलाया है लेखक ने, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले खुशनुमा सकारात्मक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। यह नियम बना ले कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करें। हाँ, वह बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात पर बहुत ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई न करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें। देर सवेरे तीसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था और आपने जो बुराई की थी वह आपको ही बुरा बना सकती है। इसी क्रम में तीसरा सुझाव लेखक दर्शाते हैं, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। अपनी पत्नी या अपने पति की हर रोज़ तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज़ तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो यह सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग बार बार हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धियों, उनके परिवार की तारीफ करें। इसी क्रम में लेखक चौथी जो बात कह रहे हैं वह इस प्रकार से है, दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ, हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब वे इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल, बोरिंग हो जाती है और वे भी इसी तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा करें और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा करें और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाए, कब्र न खोदे। यह न देखे कि क्या है, यह देखे कि क्या हो सकता है। आगे लेखक पुस्तक में इस वाक्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े चिंतक सिर्फ
यही नहीं देखते कि क्या है, वे यह भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं। ऐसा किस तरह किया जा सकता है? पहला उदाहरण है, रियल एस्टेट की कीमतें कैसे बढ़ती है। एक बेहद सफल रियल्टर जो ग्रामीण इलाके की जायदाद का विशेषज्ञ है, उसका कहना है कि अगर हम भविष्य की कल्पना करें तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। जहां आज कुछ नहीं है वहां कल क्या हो सकता है। इस बात की कल्पना करना हमें यह सिखाता है कि हम इस व्यक्ति विशेष और समय को विजुअलाइजेशन तकनीक में ढालकर लाभ कैसे ले सकते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ ज़्यादातर ज़मीन जायदाद बहुत आकर्षक नहीं होती। मैं इसलिए सफल हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को यह नहीं बताता कि उनके फार्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात के चारों तरफ बनाता हूँ कि यह फार्म भविष्य में क्या बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से यह बताऊँ, इस फार्म में इतने एकड़ ज़मीन, इतने एकड़ पेड़ और यह शहर से इतने मील दूर है, तो इससे वह उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूँ कि वह इस फार्म पर क्या क्या कर सकता है, तो वह इस फार्म को खुशी खुशी खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा किस तरह करता हूँ। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और एक फाइल निकाली। यह फार्म, उसने कहा, अभी अभी हमारे पास आया है। यह भी बाकी फार्मों की तरह है। यह शहर से 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालत में है और पिछले साल से यहाँ खेती नहीं हुई है। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहाँ 2 दिन गुजारे। मैंने इस पूरी जगह के कई चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फार्मों को भी देखा। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में फार्म की लोकेशन को देखा। मैंने खुद से पूछा, यह फार्म किस बड़े काम के लिए उपयुक्त है। मुझे इसमें 3 संभावनाएं दिखी। मैंने तीनों की योजना बना ली। उसमें मुझे हर योजना इस प्रकार से दिखाई दी जो स्पष्ट तौर पर एक प्लान बनती थी। एक प्लान में सुझाव दिया गया था कि फार्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया था कि विचार दमदार है, शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी है। इस प्लान में बताया गया था कि किस तरह यहाँ पर काफ़ी घोड़े रखे जा सकते हैं जिससे घुड़सवारी से काफ़ी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल का विचार काफ़ी अच्छा और प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, विस्तृत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था कि पेड़ों के बीच से गुजरते हुए 1 दर्जन दंपति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई कि किस तरह से इसे वृक्षों के फार्म में बदला जा सकता है। और तीसरी योजना थी कि यहाँ पर वृक्षों के फार्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता है। अब जब मैं अपने ग्राहकों से चर्चा करता हूँ तो मुझे उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाना होता कि इसकी वर्तमान हालत में इस फार्म को खरीदने का उनका सौदा कैसा है। मैं उन्हें एक तस्वीर दिखाता हूँ जिससे फार्म पैसे बनाने वाला व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज़्यादा फार्म बेच सकता हूँ और ज़्यादा तेज़ी से बेच सकता हूँ, बल्कि
जायदाद बेचने के मेरे तरीके का एक और फ़ायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज़्यादा कीमत पर फार्म बेच सकता हूँ। लोग ज़मीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं वह सिर्फ ज़मीन के लिए दी गई कीमत से स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होती है। इसी कारण ज़्यादातर लोग अपने फार्मों को मेरे यहाँ से बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ जाता है। इसका संदेश यह है, वर्तमान में चीज़ें कैसी है यह देखने के बजाय यह देखें कि वे भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। वह केवल वर्तमान ही नहीं उलझा रहता, वह हमेशा अपने भविष्य के लिए आकर्षित रहता है। इसी क्रम में लेखक ने दूसरी बात कही है, एक ग्राहक का कितना मूल्य होता है। एक डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, हालांकि मेरा विचार आपको पुराने ज़माने का लगेगा, परंतु मैं उस विचारधारा की हूँ कि अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना शालीन व्यवहार करेंगे तो वे बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैन को एक ग्राहक से बहस करते सुना। ग्राहक गुस्से में बाहर चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा, मैं $1.98 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों खराब करूं? उसकी ज़रूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छानूं? वह इस काबिल ही नहीं है। मैं वहां से चली आई। एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपने दिमाग से उस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा कि यह बहुत गंभीर मामला है। जब हमारे सेल्समैन अपने ग्राहकों को 1.98 की श्रेणी में रखते हैं, तो मैंने तभी यह फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुंची तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे स्टोर में पिछले साल औसत ग्राहक ने कितने पैसे का माल खरीदा। उसने मुझे जो आंकड़ा बताया उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के आंकड़ों के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइजर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर मैंने उन्हें यह बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। एक बार मैंने जब इन लोगों को यह समझा दिया कि किसी ग्राहक को एक बार की खरीदी के हिसाब से नहीं तौलना चाहिए, बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तौलना चाहिए, तो हमारे स्टोर में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की यह बात किसी भी तरह के बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कई धंधों में शुरुआत में तो कोई लाभ ही नहीं होता। ग्राहकों की भविष्य की खरीद को देखे, यह न देखे कि वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। ग्राहकों को मूल्यवान समझने से वे बड़े नियमित संरक्षकों में बदल जाते हैं। ग्राहकों को तुच्छ समझने में किसी दूसरी जगह से सामान वह खरीदने लगते हैं। एक विद्यार्थी ने एक बार मुझे यह महत्वपूर्ण घटना सुनाई और बताया कि वह एक रेस्टोरेंट में कभी नाश्ता क्यों नहीं करता। एक दिन लंच के लिए विद्यार्थी ने कहा, मैंने एक नए रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। यह रेस्टोरेंट 2 सप्ताह पहले ही खुला था। मेरे लिए अभी पैसे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं सुनिश्चित कर लेता हूँ कि मैं जो खरीद रहा हूँ उसकी कीमत
क्या है? मीट सेक्शन के पास से गुजरते समय मैंने टर्की को देखा और उस पर कीमत डली थी 39 सेंट। जब मैं कैश रजिस्टर के पास गया तो चेकर ने मेरी ट्रे को देखा और कहा 1.09। मैंने विनम्रता से उससे दोबारा चेक करने को कहा क्योंकि मेरे हिसाब से बिल 99 सेंट का होना चाहिए था। मेरी तरफ घूरने के बाद उसने फिर से हिसाब जोड़ा। हिसाब में तो अंतर आ रहा था, वह टर्की की कीमत के कारण था। उसने 39 सेंट की जगह मुझसे 49 सेंट लिए थे। फिर मैंने उसका ध्यान उस साइन बोर्ड की तरफ खींचा जिसमें लिखा हुआ था 39 सेंट। इससे वह भड़क गई। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि साइन बोर्ड पे क्या लिखा है, इसका दाम है 49 सेंट। देखिए, यह रही आज की मूल्य सूची। किसी ने शायद गलती से वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया होगा। आपको 49 सेंट ही देने होंगे। फिर मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैंने टर्की ली है इसलिए कि क्योंकि उसका मूल्य 39 सेंट था। अगर इसका मूल्य 49 सेंट होता तो मैं इसकी जगह दूसरी चीज़ ले लेता। इसके बाद भी उसका जवाब था, चाहे जो हो, आपको 49 सेंट देने होंगे। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं वहाँ खड़े रहकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, परंतु मैंने उसी समय यह फैसला भी कर लिया कि मैं दोबारा उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाऊँगा। अपनी शब्दावली को विकसित करने का आगे तीसरा तरीका यहाँ पर लेखक बतला रहे हैं, एक अंधे दूध वाले का मामला। जी हाँ, हैरत की बात है कि लोग किस तरह भावी भावनाओं के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट है। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि वह पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने कहा, मैंने पड़ोस की महिला से पहले ही बात कर ली है, परंतु वे लोग 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध लेते हैं और मैं इतनी कम रकम के लिए यहाँ रुक के फायदे का सौदा नहीं होगा क्योंकि वह बहुत ही कम दूध लेते हैं। शायद आपकी बात सही हो, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन से बात कर रहे थे तो आपने यह नहीं देखा कि उस घर में दूध की मांग 1-2 महीने में बढ़ने वाली है। उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है जो निश्चित रूप से काफ़ी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ से ऐसे देखा उसे जैसे मैंने घूंसा मार दिया हो और फिर उसने कहा, कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है। कभी जो परिवार 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 क्वार्ट दूध खरीदता है। परंतु वह दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। उस छोटे बच्चे के अब 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन हो चुके हैं और मुझे जानकारी मिली है कि उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं। इसलिए यह देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ यही नहीं देखें कि क्या हो रहा है। जो स्कूल टीचर जिमी के सिर्फ वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचेगा, वह यही सोचेगा कि जिमी बदतमीज, पिछड़ा और गंवार है। परंतु अगर टीचर ऐसा सोचे तो इससे जिमी का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु जो टीचर जिमी की संभावनाओं को देखे, वह उसका विकास भी कर पाएगा। ज़्यादातर लोग स्किड रो से गुजरते समय केवल हारे हुए शराबियों को देख पाते हैं, परंतु कुछ निष्ठावान लोग स्किड रो से गुजरते समय एक सुधरे हुए नागरिक की संभावना भी देख सकते हैं। और चूँकि
वे भविष्य की संभावनाओं को देख पाते हैं, इसलिए वे यहीं पर एक सफल सुधार कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेखक आगे चौथा तरीका बता रहे हैं, कौन सी चीज़ आपका मूल्य तय करती है। कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूँ। इसकी उम्र अभी 26 साल है और यह बहुत ही गरीब घर से आया था। इसके अलावा मैं यह भी जानता था कि इसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। मैं यह भी जानता था कि वह ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। काफ़ी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नज़रिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। मेरे पास बैंक में $200 है। क्लर्क की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज़्यादा नहीं है और न ही यह कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। परंतु प्रोफेसर, उसने कहा, मैंने तय कर लिया है कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से उसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। देखिए, उसने कहा, मैं काफ़ी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं यह पा रहा हूँ कि जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं। वे भविष्य की कभी चिंता नहीं करते। वे सिर्फ अपने वर्तमान को घटिया और सबसे बदतर मानते हैं। मेरे पड़ोसी का उदाहरण ले। वह लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाते हैं, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वह गरीब है और इसलिए वह यह मान लेता है कि वह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। यह इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जिंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सज़ा मिली हो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्दी ही निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ नहीं है और मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ। मैं यह देखता हूँ कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूँ। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूँ। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता बल्कि मैं बढ़िया नए उपनगरीय घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे फ़ायदा होता है। क्या यह खुद को मूल्यांकन बनाने का बढ़िया योजना है? यह युवक वास्तव में अच्छी ज़िंदगी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं है,
इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है वह उस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं इन्हें मूल्य बढ़ाने वाले अभ्यास कहता हूँ, जिसमें पहला है चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। रियल एस्टेट का उदाहरण याद करें। खुद से पूछे किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज़, चाहे वह खाली प्लाट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। दूसरी बात, लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर की ऊपर जाने लगते हैं तो आपके पास ज़्यादातर काम लोगों के विकास करना होगा। खुद से पूछें, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। मैं किस तरह उन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकता हूँ। याद रखें, किसी व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। तीसरी बात, खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछे, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से करें। इस बात से न करें कि आप आज क्या है, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। यह बहुत ही विशेष और अति प्रभावी बातें हैं। यहाँ आगे कुछ ऐसी बातें लेखक बता रहे हैं जिनका संबंध मानव व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत पहली बात आती है कि मनुष्य को अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, व्यक्ति को बहुत अच्छा वक्ता होना ज़रूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सबके सामने बढ़िया बोल सके, परंतु ज़्यादातर लोगों की यह चाहत पूरी नहीं हो पाती। ज़्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा सा है। ज़्यादातर लोग बोलते समय बड़ी महत्वपूर्ण बातों की बजाय छोटी घटिया बातों पर ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज़्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते रहते हैं। मुझे सीधे खड़ा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना है और अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना है। जनता को यह पता न चलने दे कि आप नोट्स की मदद ले रहे हैं। याद रखें, ग्रामर की गलती न होने दे। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी टाई सीधी रहे। जोर से बोले पर ज़्यादा जोर से नहीं, इत्यादि। जब जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो क्या होता है? वह डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके अपने दिमाग में एक सूची बन गई होती है कि उसे क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? संक्षेप में वह फ्लॉप हो जाता है। वह इसलिए फ्लॉप होता है क्योंकि उसने एक अच्छे वक्ता के छोटे, घटिया, तुलनात्मक रूप से महत्वहीन गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है और अच्छे वक्ता के बड़े गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। जिस बारे में आप बोलने जा रहे हैं उसका ज्ञान और दूसरे लोगों को बताने की उत्कृष्ट इच्छा। अच्छे वक्ता का असली इम्तिहान इस बात में नहीं होता कि वह सीधा खड़ा होता है या नहीं, वह ग्रामर की गलतियां करता है या नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि वह जनता तक अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज़्यादातर चोटी के वक्ताओं में कई सारे दोष होते हैं। कईयों की तो आवाज़ ही खराब है। अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध वक्ताओं को तो अगर भाषण देने की परीक्षा में बिठाया जाए तो क्या होगा, वे बहुत कम ही सफल हो पाएंगे। पर क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, तो इनमें से कई तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं
और अपने भाषण को खराब कर देते हैं। परंतु इन सभी सफल सार्वजनिक वक्ताओं, जो कि मंच पर जिनकी आवाज़ भी उतनी विशेष नहीं, लेकिन अपनी क्षमता जो बात लोगों तक पहुंचाने की है उसे सार्थक रूप से पहुंचा पाते हैं, उस समय इन सब छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता और वह एक कुशल वक्ता के रूप में सबके सामने आ जाते हैं। लेखक आगे यहाँ पर दूसरा अति महत्वपूर्ण मुद्दा समझाने जा रहे हैं। झगड़े की वजह क्या होती है? झगड़े की वजह क्या होती है? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़े छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होते हैं। जैसे जान थोड़ा थका हुआ तनाव में घर लौटता है, डिनर में उसे मज़ा नहीं आता और वह शिकायत करने लगता है उसकी पत्नी जॉन का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वह आत्मरक्षा में कह देती है इस बजट में मैं इससे अच्छा खाना कैसे बनाऊं, या अगर हमारे पास बाकी सब की तरह नया स्टोव होता तो मैं इससे बेहतर खाना पका सकती। इससे जान का गर्व आहत हो जाता है और वह बदले में जॉन पर हमला कर देता है। देखो, जॉन सवाल पैसों की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक शांति स्थापित होती है तब तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं। एक दूसरे के माँ बाप, सेक्स, पैसे आदि से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे और इसी तरह के दूसरे मामलों के बीच में लाया जाता है। दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस होते हैं। दोनों के मतभेद पूरी तरह नहीं सुलझ पाते और दोनों को ही अपनी अगली लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए नए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटे छोटे चिंतन की वजह से ज़्यादातर झगड़े होते हैं। इसलिए झगड़ों से आप बचना चाहते हैं तो आपको छोटे चिंतन से बचना होगा। यहाँ एक आजमाई हुई तकनीक बताई जा रही है। किसी की शिकायतें करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछे क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं है और आप झगड़े से बच जाते हैं। खुद से पूछे क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसकी सिगरेट की राख बिखर गई, या उसने टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया, या वह शाम को देर से घर लौटा। क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? उसने थोड़ा पैसा उड़ा दिया, या उसने कुछ ऐसे लोगों के घर में बुला लिया जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले हो तो खुद से पूछे क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। इस सवाल में जादू है और यह आपके घर का माहौल सुधार सकता है। यह ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने वाला ड्राइवर आपके सामने कट मारता है तो यह ट्रैफिक में भी काम करता है। यह जिंदगी की किसी भी स्थिति में काम करता है और इसमें झगड़े होने की अंदेशा समाप्त हो जाती है। अब आगे इस खंड के अंत में लेखक संक्षिप्त में सोच को बड़े करने के ऐसे सूक्ष्म उपायों को दोहरा रहे हैं जो कि हमारे जीवन में अति आवश्यक है और इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में बहुत सारा फायदा पा सकते हैं। जिसके अंतर्गत पहला उपाय बता रहे हैं, अपने आप को सस्ते में न बेचे, खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी न करे, अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करे। यह जान ले आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। आगे लेखक दूसरा उपाय बता रहे हैं, बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें, बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनसे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हो। अपनी दृष्टि को
विस्तार दे। जी हाँ, तीसरा उपाय यहाँ लेखक बता रहे हैं, अपनी दृष्टि को विस्तार दे। सिर्फ यह न देखे कि क्या है, बल्कि यह भी देखे कि क्या हो सकता है। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करे। चौथा उपाय यहाँ लेखक बता रहे हैं, अपनी नौकरी के बारे में हमेशा बड़ा दृष्टिकोण रखे। सोचे, सचमुच सोचे कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। पांचवा उपाय बताते हैं, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों की ओर लगाए। छोटे मामले में उलझने के बजाय खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, यह था पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 4, जिसका नाम था बड़ा कैसे सोचे। इसके पूर्व के 3 भाग भी इसी चैनल पर प्रसारित है, जिन्हें आप सुनकर अपनी सोच को सचमुच बड़ा कर सकते हैं। तो इस भाग के अंत में मेरी पुनः गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को कर दे लाइक। और चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।